फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। मैं आपके लेकर आया बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ अचीविंग 100% मार्क्स इन 100 डेज। इन दिस टॉपिक वी विल कवर, हम आपका कवर करेंगे अकाउंट्स का सिलेबस क्लास 11th एंड 12th का। वीडियोस विल बी अपलोडेड डेली, ठीक है। आपको इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल आप जस्ट आपको वीडियो को वॉच करना है, टॉपिक्स को लर्न करना है एंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एंड आंसर, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जस्ट, और कुछ नहीं। एंड बाकी मैंने नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया है। जो भी अगर कोई स्पेसिफाइड कोई टॉपिक के बारे में पूछना चाहता है, वेदर इट इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, यू कैन आस्क इट फ्रीक्वेंटली। आप उसमें आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। पर उससे पहले जो भी मेरे व्यू चैनल पे नए हैं या जो पुराने जिनसे हम सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको डेली वीडियोस का पता लग सके, आपको अपडेशन मिल सके। एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड इसको अपने उन दोस्तों से शेयर करिए जिनका अभी सिलेबस पूरा हुआ है या जो रिवीजन करना चाहते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इससे पहले की दोनों चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं एंड आसानी से उसको आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर, यार व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने लिखा है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर लार्जली नीडेड बाय, आपको पता है कि हमारे यूजर्स दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। उन सबको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो वो हमारी जो अकाउंटिंग हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी सही से दिखाएं और बिजनेस का सही से सॉल्वेंसीज बताएं। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपरली उनको स्टेटमेंट्स को विद सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट ऑफ रूल्स की जरूरत थी। उन रूल्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर गैप कहते हैं, मीन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है कि भी वो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को रूल्स के हिसाब से बनाना, उनको आप चाहे पॉलिसीज कह लो, कन्वेंशंस कह लो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह लो, ये सब एक ही नाम है। आपके बुक में अलग अलग दिए होते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ये दो पार्ट है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन है। पहले के पुराने बुक में एजम्पशन भी लिखा हुआ है। तो ऑल ऑफ दीज आर सेम वर्ड, कोई इसमें फर्क नहीं है, सबको अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही कहते हैं। तो उसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली एक लैंग्वेज में बनाना, एक रूल्स के साथ बनाना, उसको अच्छे से डिस्क्लोज करना, उस रूल्स को क्या कहा जाता है, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। इसके बाद चीज आती है आपकी कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनका नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले वो कहते हैं, वो क्या है आपकी, इट इज अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि इसमें आपके एक सेट ऑफ रूल डिफाइन किए हुए हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरा वो कहते हैं मैन मेड है, मतलब ये कोई आपके लेबोरेटरी में, लैब में टेस्टेड नहीं है, ये आपके इंसानों ने, हम लोगों ने बनाए हैं, ऊपर से बनकर तो आए नहीं है आपके लिए हम लोगों ने ही बनाए हैं, तो इसलिए इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं आपके, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपके आते रहते हैं। इसी से जुड़ा आपका थर्ड पॉइंट है कि दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड। वो रिजिड नहीं है बिल्कुल भी, ये नहीं जो लिख दियो पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा नहीं है। इनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जब से बना है उसमें कुछ ना कुछ नए नए अकॉर्डिंग टू जैसा भी कुछ नया एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली, नया कोई बिजनेस होता है या कुछ चेंजेस आते हैं, उनके हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ चेंज हम करते रहते हैं। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हमने वर्ड लिखा है कि इनको जर्नली एक्सेप्टेड क्यों कहते हैं। जर्नली एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबने एक्सेप्ट किया हुआ कि हाँ ये हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। पर वो जर्नली एक्सेप्टेड बनने के लिए ये आपकी जो क्या है, तीन क्राइटेरियाज है। इन तीन क्राइटेरियाज में अगर वो सही निकलेंगे तभी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट बनेंगे, वरना नहीं। सबसे पहला क्या आता है, रेलिवेंस, मींस कि उसमें उस प्रिंसिपल में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो सही हमें प्रोवाइड करे, पहली चीज। दूसरा वो कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायस, कि जिस ऑब्जेक्टिव से बनाए हैं वो उसको पूरा करे, ये नहीं किसी का फेवर करे या किसी का डिसफेवर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एंड तीसरा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी बंदा, चाहे मेरा बिजनेस है, आपका है, कोई भी है, वो हर कोई इसको अप्लाई कर सके विदाउट एनी कॉस्ट और कोई दिक्कत के। ये ना कि उसको लगाने के लिए इन बंदों की जरूरत है, ये यही लगेगा इस बिजनेस में, तो ऐसा इसमें कॉस्ट टाइम ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो सिंपली अप्लाई होने चाहिए। तब वो आपके फिजिबल होंगे क्या बनने के लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनने के लिए। एंड अकाउंटिंग, ये तीनों अगर वो कैटेगराइज होंगे देन इट विल बी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा आगे मेन टॉपिक शुरू होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैसा उनका नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या बेसिकली, जिनको हम इतना बात कर रहे हैं, चैप्टर में बताया गया।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने फिर से वही कहा, कंसेप्ट कह लो, कन्वेंशन कह लो, assumptions कह लो, बहुत कुछ नाम आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, तो बट ये सब आपके क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही हैं। फिलहाल अभी इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे दो दो चीजों में कैटेगराइज है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन आपके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट में आपकी जो ये फर्स्ट थ्री मैंने मार्क किए, ये हमारे मेन फंडामेंटल हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं या एजम्पशन जिसको हम कह सकते हैं, जिनके बेसिस पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो प्रिपरेशन उसकी होती है। अब सबसे पहला आपका आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको ये कहता है कि कोई भी बिजनेस को हम बिजनेस तब कहते हैं व्हेन इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस तब कहलाएगा जब उसकी एग्जिस्टेंस आपकी लंबे समय तक होगी। मैं कहूं कि मैं एक फ्लैट लिया, खरीदा, बेच दिया, साल में एक बार खरीदता हूँ, बेचता हूँ, क्या उसको बिजनेस कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता। बिजनेस को मैं तब उसको कहलाया जाएगा कि जब मेरा डेली काम ये है कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, या किसी को कुछ भी दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो उसको हम बिजनेस कहेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बिजनेस को बिजनेस तब कहा जाता है आपका व्हेन इट रन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब वो लंबे समय तक चलेगा एंड वी विल डन इट रेगुलरली, उसको हम रेगुलरली उसमें हम काम करेंगे। दूसरा इसमें आपका अगला कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। वो कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपको ये कहता है कि आपने जो चीजों को, जिन मेथड्स को के हिसाब से चीजों को रिकॉर्ड किया है, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, इट शुड बी यूज, वो आपके लगातार साल दर साल एवरी ईयर वो कंसिस्टेंटली यूज होने चाहिए। ये नहीं है कि मैंने एक मेथड एक साल लगाया फिर छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूज कंसिस्टेंट। अब आगे जाके पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन एक चैप्टर आपका आएगा, या आपने पढ़ा भी होगा अभी तक, उसमें ये आता है कई सारे मेथड होते हैं, बट मेनली हम दो मेथड का यूज करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक आपका डब्ल्यूडीवी जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। ये नहीं है कि आपने एक साल स्ट्रेट लाइन के साथ डेप्रिसिएशन निकाल ली, अगले साल डब्ल्यूडीवी के हिसाब से निकाल ली, ऐसा नहीं होगा। आप एक मेथड कंसिस्टेंटली आपको यूज करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कभी आप कुछ यूज कर रहे हो, कभी आप कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है। थर्ड इसमें वो आपका आता है एक्चुअल कंसेप्ट। ये बहुत ही मेन कंसेप्ट है आपका। एक्चुअल कंसेप्ट आपको ये कहता है कि हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो खर्चे हैं, वो आपके रिकॉर्ड होंगे व्हेन इट इज डन, जब आपके वो हो जाएंगे वो उसमें रिकॉर्ड होंगे। ये वेदर ये इसमें डिफाइन नहीं करता कि पैसा आया या नहीं आया, है ना। मैं कह दूं कि यार मैं तो पैसा तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कोई चीज सितंबर में, अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन की है, तो सपोज मैंने किसी सामान मंगाया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो क्या मैं, अगर मैंने उसके पैसे नवंबर में दिए तो वो मेरे नवंबर के ट्रांजेक्शन है? ऐसा नहीं है, वो ट्रांजेक्शन मेरी सितंबर की ही है। इसलिए एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है जो भी चीज तब जैसे ही होती है उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वेदर वो एक्सपेंस हो, इनकम हो, कुछ भी हो। आपको पैसा आया है या नहीं आया ये डिपेंड नहीं करता। इट शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज डन, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ये हमारे तीन मेन कंसेप्ट है जिनपे हमारे बेसिस पे हमारे फाइनल अकाउंट या जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं वो बनाए जाते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे कंसेप्ट हैं। सबसे पहला इसमें अगला आता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बड़ा ही मेन कंसेप्ट आपका। जब हम भी स्टूडेंट को बड़ा सबसे पहले कहते हैं कि हाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप अपने आप को बिजनेस समझते हो या अपने आप को ओनर समझते हो। हमेशा हम अपने आप को क्या समझते हैं? बिजनेस, क्योंकि ओनर का पर्सपेक्टिव अलग होता है, बिजनेस का पर्सपेक्टिव अलग होता है आपका। कैसे? अब सिंपल भाषा में बात करूं कि ओनर है, उसने पैसा दिया, वो सोचा उससे ब्याज आएगा, उसके लिए तो इनकम होगी। बट अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, उसके ऊपर जो ब्याज वो पे कर रहा है बिजनेस के, तो खर्चा हो गया ना। इसलिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा क्या होता है? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वी विल नॉट डू अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। ओनर के हिसाब से हम नहीं चलते, हम किसके हिसाब से चलते हैं? आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं। खैर, इसमें कंसेप्ट में आपकी बात कर ये आती है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको ये कहता है जब भी कोई बिजनेस आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, वो लॉ की नजर में, हमारी कानून की नजर में क्या बन जाता है? इट बिकम एन आर्टिफिशियल पर्सन। उसकी अलग पहचान है एंड ओनर की पहचान अलग हो जाती है। दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। एंटिटी मींस आइडेंटिटी है आपकी, कि बिजनेस की पहचान अलग है किससे? आपकी ओनर से। व्हेन एवर इट इज रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर्ड की, जो नॉन रजिस्टर्ड है वो दोनों एक ही माने जाते हैं आपकी। जो रजिस्टर्ड आपकी जितनी भी कंपनीज होंगी, कुछ भी पार्टनरशिप होगा, कुछ भी होगा आपका, कोई भी फर्म्स होंगी, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी पहचान अलग है, उसकी ओनर की पहचान अलग होगी आपकी। तो ये वो यही कहता है कंसेप्ट आपका कि बिजनेस बिकम्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है जिसकी अपनी पहचान है, जो लंबे समय तक चलेगा, जिनके पास सारे राइट्स हैं। जैसे एक आम आदमी के पास होते हैं, हमारे पास हैं कि मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ, या कोई मुझ पे केस कर दे, मैं किसी पे केस, सब कुछ ऑल राइट्स हैं। सिर्फ जस्ट क्या नहीं होता? फिजिकल पावर नहीं होती। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला आता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपके ये इस दिक्कत को दूर करता है, जो कहते हैं ना कि वी रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। वो कहते हैं अगर आप नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस का मतलब ही नहीं है। बिजनेस में नॉन मॉनिटरी की वैल्यू नहीं है, उसको हम किसी से प्रॉफिट लॉस नहीं देख सकते ना, इसलिए वो कहते हैं बिजनेस में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जिनकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू है या जो जिसमें पैसे में कुछ लेन देन कर सकते हैं। इसलिए आपके मनी या कुछ समथिंग इन काइंड होता है जो बिक सकता है या खरीद सकते हैं बाद में, वो भी आपकी इसमें काउंट की जाती हैं। तो इसलिए ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर कर देता है कि बिजनेस में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जिनकी कुछ आपकी मनी में वैल्यू है, क्योंकि बिना उसके तो उसमें हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। किसी जजमेंट मैं किसी की अच्छाई के हिसाब से उसका प्रॉफिट लॉस नहीं देख सकता, किसी की बुराई के हिसाब से उसका प्रॉफिट लॉस नहीं देख सकता। तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर करता है कि वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस और इवेंट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के भाषा में आपकी कैलकुलेट हो सकती है। अगला आपका जो कंसेप्ट आता है दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड हमें ये बताता है कि वैसे हमारे दो टाइप के ईयर होते हैं। वन इज द फाइनेंशियल ईयर, जो सबको पता होगा, जो आपका चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है जी। एंड दूसरा हमारा होता है कैलेंडर ईयर, जो हम नॉर्मली जिसके हिसाब से हम लीवर वगैरह बनाते हैं, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। ये पीरियड क्यों बनाए गए हैं? आप बिजनेस कभी शुरू कर सकते हो, ये नहीं है। अब ये लॉ ने ये पीरियड क्यों डिसाइड किए, ताकि आपको पता लगे कि आपने साल दर साल क्या प्रॉफिट कमाया, कितना आपका टैक्स बनता है, क्या आपको आया या क्या गया, उनको डिफाइन करने के लिए ये पीरियड बनाए गए हैं। आप फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारी सरकार फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है, 31 मार्च को हम एंडिंग करते हैं, तभी उससे पहले हमारा नया बजट भी प्रपोज होता है ना, तो सब चीजें होती हैं। आप बिजनेस कभी भी शुरू करो, बट आपको उसका एक पर्टिकुलर ईयर दिखाना पड़ेगा, हाँ कि यार हमारे ये एंडिंग हो रही है, ताकि हमें पता लगे उस साल हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, हमने क्या किया या क्या नहीं किया। अकाउंटिंग पीरियड इसलिए होता है, तो वी गेट टू नो कि वी हाउ वी परफॉर्म इन दैट ईयर, सो हमने कैसा परफॉर्मेंस किया। अगला आपका जो कंसेप्ट आता है दैट इज कॉस्ट, या उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको ये कहता है कि हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो उसको हम उसकी एक्विजिशन वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मींस जितने में हमने खरीदा उसको। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं कि मैंने कोई 10 लाख की गाड़ी थी या 10 लाख का कोई ट्रक था, तो जिसने खरीदा था उससे मैंने खरीद लिया 8 लाख में। अब मेरे लिए क्या है, जो वैल्यू है वो 10 लाख है या 8 लाख है? मेरे लिए तो वैल्यू 8 लाख है ना। तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में आपका जो हमने खर्च किया है, जिसमें हमने एक्वायर किया, जिसको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, हम वो वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ताकि उसके हिसाब से मुझे पता लग सके कि मैंने जब इसको यूज किया, खरीदा है, तब से लेके अभी तक कितने साल हो गए, उसमें कितनी डेप्रिसिएशन लग गई, क्या डिवैल्यूएशन हुई है, क्या रिवैल्यूएशन हुई है, ताकि मुझे सही उसका प्रॉफिट लॉस पता लग सके। मेन हमारा मकसद यही होता है। इसलिए हर चीज को हम अपनी कॉस्ट पे या हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करते हैं। अगला कंसेप्ट जो आता है दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। कैसे? आपने पढ़ा होगा बुक्स स्कूल में, है ना, या जहाँ ट्यूशन से आप पढ़ रहे हो वहां पढ़ा होगा ड्यूअल की डबल एंट्री सिस्टम होता है। हम ड्यूअल करते हैं कि मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल एजेस, हम सब में ही होता है। जो चीज जर्नल में एक अकाउंट में एक चीज आएगी, एक अकाउंट में एक चीज आएगी। मतलब कि अगर एक चीज कोई ट्रांजेक्शन हुई है, इफ इट इज डेबिटेड देन इट शुड बी क्रेडिटेड आल्सो। अगर वो डेबिट हुई है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी जरूर होगी, एंड अगर क्रेडिट हुई है तो कहीं ना कहीं डेबिट भी जरूर होगी। वो हमारा क्या डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं कि डबल एंट्री के हिसाब से कि एक जगह एक अकाउंट में फैक्ट आएगा प्लस हुआ होगा, और कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में क्या होगा, माइनस हुआ होगा। ये कंसेप्ट के हिसाब से आपका ये वर्क करता है, जिसके बेसिस में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। हम करते हैं ना एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, है ना, ये भी कह सकते हैं उसको। तो ये आपको कहता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। इफ ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड देन इट शुड बी क्रेडिटेड, एंड इफ इट इज क्रेडिटेड देन इट शुड बी डेबिटेड आल्सो समवेयर, कहीं ना कहीं आपकी डेबिट जरूर होगी। अगला कंसेप्ट आता है मेन आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बड़ा ही शानदार है, या इसको रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है इसका, पर इसके नाम से भी आपको आ सकता है। ये कंसेप्ट आपको ये कहता है कि हमारी जो सेल है, वो सेल हम उसको तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो ट्रांसफर हो गई, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कैश कि पैसा आ गया या नहीं है, वो डिपेंड नहीं है। सेल हम तब रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो ट्रांसफर, मैंने कोई चीज, सपोज आपने मेरे से कुछ खरीदा, ठीक है, मेरे अभी पैसे नहीं दिए, उधार पे लिया, आजकल आपको पता है क्रेडिट का जमाना है। अब मैं उसके बाद सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा, सेल रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैंने तो चीज बेच दी है।
तो कैश का पंगा नहीं है कि भी कैश रिकॉर्ड हो मतलब आ गया है तभी रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा। यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये आपको ये कहना चाहता है कि आपकी रेवेन्यू या सेल्स तब रिकॉर्ड होंगी जब एक्चुअली में वो डन हो गई, मतलब वो ट्रांसफर हो गई। ठीक है जी। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज मतलब जैसे दिवाली आने वाली है, अब कई लोग अलग अलग स्टॉल वगैरह लगाते हैं ना, आप लोग अलग अलग शहरों में अलग स्टॉल लगाते हैं। यार ये नया चीज आ गया, जैसे भी थोड़े टाइम पहले वो मून वाला कंसेप्ट आया था कि वो चंद्रमा ऐसे ऊपर लाइट्स वगैरह है ना, ऐसे दिखता है आपका। कोई बंदा नया प्रोडक्ट ले आया, उसको लगता है दिख जाएगा, ट्रेंडिंग है ना, आजकल के हिसाब से ट्रेंडिंग चल रहा है। उसने क्या किया, 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 500 का बेच रहा है, 400 रुपए का प्रॉफिट, वो क्या पहले रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। ये कंसेप्ट आपको ये कहता है वो तभी रिकॉर्ड करेगा जब एक्चुअली में उसकी सेल हो जाएगी। नॉट डिपेंडिंग कि पैसा आया नहीं आया या उधार पे बेचा, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तभी रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअली में उसकी सेल वो होगी, वो आपकी चीज ट्रांसफर हो जाएगी। अगला आपका कंसेप्ट आता है दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि हम ये साल में जो ये जो ईयर बियर के हिसाब से काम करते हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर मैं सबको रिकॉर्ड करता हूँ, क्या उसका मतलब है? क्यों बना रहे हैं अकाउंट्स में? तो मतलब ही कोई नहीं है उसका अकाउंट बनाने का। ये कंसेप्ट आपको ये कहता है कि भी ऑल ऑफर हमारे जो हमने इनकम अर्न की है, इट शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड। मुझे पता लगे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो इस कंसेप्ट के बेसिस पे ही निकाला जाता है। ऐसा मैं इनकम रिकॉर्ड करता है, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ, कोई उसका हल ही निकलेगा, ना स्टेटमेंट्स बनेंगी, ना कोई रिजल्ट में निकलेंगे कि हमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। बिजनेस करने से पता तो लगे ना हमें। तो वो इस कंसेप्ट ये कंसेप्ट के बेसिस पे पता लगता है कि भी आपके जो इनकम आपने अर्न की है, इट शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो वी गेट टू नो अबाउट आवर प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि हमने साल में प्रॉफिट किया है लॉस किया। मैं 10,000 लेके निकला सुबह घर से बाहर काम किया और 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया जी मुझे। अब अगर 5,000 प्रॉफिट हुआ, इसके हिसाब से तो मुझे मेरे 15,000 होने चाहिए, पर मेरे जेब में तो 5,000 ही है ना। जब तक हम मैचिंग नहीं करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? एंड लास्ट इसमें आपका काउंटिंग कंसेप्ट में कंसेप्ट आता है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। पहले कुछ सालों पहले ये कन्वेंशन में था, इन्होंने यहाँ डाल दिया, इसलिए बार बार बताता हूँ कि ये सब कन्वेंशन, असम्पशन, प्रिंसिपल सब एक ही चीज है। अब ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट वही हमने फीचर में भी डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी चीज आप बनाओगे वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि वो चीज आप क्यों कर रहे हो और उसका हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, वो बिना किसी मतलब इस तरीके की यार मुझे इसको फेवर करना है, इसको अनफेवर करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। वो आपकी प्रॉपरली आपकी अगर वो सही है तो उसको वो हमारी अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए, हमारे स्टेटमेंट में उसका रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट आ जाता है दैट इज आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन। फिर से वही मैं बता रहा हूँ आपके सेम अकाउंटिंग असम्पशन प्रिंसिपल सब एक ही बात आती है। सबसे पहला कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये आपको क्या कहता है? ये कहता है हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में या हमारी स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी कह सकते हैं उसको हम, उनमें हर चीज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज मतलब प्रॉपर्ली हमें दिखानी पड़ेगी, हमें दिखानी चाहिए। ऑल द आइटम शुड बी डिस्क्लोज, एक ईच एंड एवरी आइटम शुड बी उसमें दिखानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मेरा प्रॉपर्टी का काम है तो मैं दिखाऊंगा मेरे पास इतनी लैंड वहां पड़ी है, इतनी लैंड मेरे पास छत्तीसगढ़ में, इतनी लैंड मेरे पास इंदौर में, इतनी लैंड मेरे पास बिहार में है, इतनी लैंड मेरे पास चंडीगढ़ में, इतनी लैंड मेरे पंचकुला में है ना। तो आपको हर फैक्ट उसमें आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करने होते हैं, ये कन्वेंशन आपको ये कहता है। बट अब हर चीज को हम नहीं दिखा सकते, अपनी बुक तो बहुत लेंथी बन जाएगा, तो उसी का ये बाईपास है कि एक और कन्वेंशन मैम कहते हैं ठीक है सब कुछ दिखाओ बट सिर्फ वो दिखाओ जो कंसेप्ट आपके क्या है, मटेरियल है। कन्वेंशन ऑफ मटेरियल ये कहता है कि हमें सब कुछ नहीं दिखाना, हमें सिर्फ वो चीजें दिखानी है जो मटेरियल है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी वही दिखाना है। अब मेरा एग्जाम्पल तौर पर बात करूँ, घोड़े का काम है, घोड़ा खरीदता हूँ बेचता हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर दिए घोड़े आपके 50 काले हैं, 50 सफेद हैं, 50 ब्राउन है ना, रिकॉर्ड कर लिए। बट ये रिकॉर्ड नहीं किया कि कौन कितना पुराना है। हर चीज की एक लाइफ होती है आपकी, चाहे ह्यूमन है, चाहे कोई प्रोडक्ट है, चाहे कोई एनिमल है ना, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है, एक्सपायरी सबकी है। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि मैंने कलर तो दिखा दिए, उसका इतना मैटर नहीं था जितना मैटर था कि मुझे उसमें उसकी लाइफ दिखानी चाहिए थी कि ये इतना पुराना घोड़ा है, इसमें ये जो घोड़े हैं ये इनकी उम्र 10 साल होगी, इनकी 15 होगी, या ये न्यू है 5 साल है, ये छोटा या बड़ा है। तो ये इस कंसेप्ट का बाईपास है। ये कन्वेंशन आपको ये कहता है कि आइटम शुड बी डिस्क्लोज ओनली मटेरियल, इमटेरियल फैक्ट्स को दिखाने की जरूरत हमें नहीं है। बट
सारे हमें मटेरियल फैक्ट्स को हमें उसमें दिखाना पड़ेगा। तीसरा लास्ट आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन आता है, दैट इज कंजर्वेटिज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस आपको ये कहता है कि वी क्या हम प्रॉफिट वही सेम उसी पे बेसिस पे करता है, हम प्रॉफिट पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते बट वी कैन एंटीसिपेट फॉर लॉसेस। मतलब वी डोंट एंटीसिपेट प्रॉफिट बट वी कैन प्रोवाइड फॉर लॉस। लॉसेस को लॉस का हम पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको हम पहले उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं ये पैसा रख रहा हूँ कि इतना लॉस मुझे हो सकता है, बट प्रॉफिट को मैं पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये कन्वेंशन आपको फिर से वही बात कहता है, ठीक है जी। अब आप पूछोगे कंजर्वेटिज्म ये प्रूडेंस में और इनमें क्या फर्क है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके प्रॉफिट लॉसेस हर एक चीज की, मतलब एक्सपेंसेस इनकम हर चीज की, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी सिर्फ रेवेन्यू की, सेल्स की। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। जब आप ये कंसेप्ट आएगा तो आपने सेल के बारे में बताना है कि सेल हम कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें हम प्रॉफिट हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते बट हम लॉसेस को पहले उसके लिए प्रोविजन बना के रख सकते हैं किसी भी चीज के लिए आपका, कि मुझे पता है ये इंडस्ट्री में 10 साल चलेगी तो उसके हिसाब से मैं उसका पैसा निकाल रहा हूँ, उसको लॉसेस का मैं उसको कवर अप करना चाहता हूँ, तो उसको हम कर सकते हैं। बट हम कोई नया प्रोडक्ट लाएं, बेशक आपको उसका प्रॉफिट 4 गुना हो जाए बट आप उसको पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ये अकाउंट का रूल है जिनके बेसिस से सारा आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमारी आगे जितने भी अकाउंट्स हैं आपके सब उसमें आपके बनाए जाते हैं। तो आई होप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या आपके किस्टा है। तो आपका सिर्फ काम इतना ही, वीडियो को अच्छे से देखकर आपने एक बार रिवीजन जरूर करनी है अपनी बुक्स में से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर लेने के लिए आपका वही है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है आपने देखा उसको लिख दिया, प्रैक्टिस का मतलब है आप उसको सेल्फ एवेल्यूएशन टेस्ट लो अपना, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन उठाओ, उसको लिख के देखो कि आपको कितना उसमें समझ में आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपने नंबर लेने हैं चाहे अकाउंट्स है, इको बिजनेस या एनी कोई भी सब्जेक्ट है, मेरे 3 सब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में सबके बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको नंबर लेना है तो प्रेजेंटेशन इज द की। अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे ना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो आजकल सोशल मीडिया में चीज कैसे आपके मतलब पुरानी चीजें नई करके आगे पेश की जाती है। तो वही बात है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल एग्जांपल के तौर पे, कि हमें चीजों को प्रेजेंट करना है। अच्छी चीज को भी अगर आप बेकार प्रेजेंटेशन करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बेकार चीज को भी अच्छे से प्रेजेंट करोगे नंबर आपको एग्जामिनर बिना देखे दे देगा। ये टिप्स आपकी 11th 12th सबके लिए चलती है आपकी, कोई मैटर नहीं आप कौन सी क्लास में। अगर आप 11th में सोचोगे तो यार स्कूल के एग्जाम है वो तो अपने नंबर दे देंगे, इस भ्रम में मत रहो। 12th में जब आपको झटका लगेगा तो वो फिर बर्दाश्त लायक नहीं होता, तो इसलिए बेटर है आज से अपनी प्रिपरेशन करो, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ठीक है। एंड कोई भी अगर आपको टॉपिक के बारे में आपको रेफरेंस चाहिए, आपको अकाउंट्स सिर्फ अकाउंट भी तो मैं डाल ही रहा हूँ, इको या बिजनेस के बारे में भी कोई आपको टॉपिक के बारे में पूछना है तो मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको दे रहा हूँ, तो वहां पे आके आप उस चैनल को ज्वाइन करिए एंड अपना कोई भी डाउट्स है वहां पूछिए एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो आई होप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बट जाने से पहले एक बात कि वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड काइंडली शेयर, ताकि जो बच्चों जिन्होंने सिलेबस अभी शुरू नहीं किया या जो रिवीजन करना चाहते हैं वो उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।